ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आज हमने स्टार्ट करना है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, आज का टॉपिक है हमारे पास वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, आपके जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, उसको वीकेंड करके एंड इनएक्टिवेट करके, या तो उसको हम वीक कर देंगे या उसको क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, और उसके बाद हम उसको क्या करवा रहे हैं, इंजेक्ट करा रहे हैं बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की फॉर्म में हम उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कोई भी पैथोजन है, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोविड की वैक्सीन सबने लगवाई है। उसमें क्या है, आपके कोविड के ही वायरस को, कोरोना वायरस को लिया, ठीक है, उसको वीक फॉर्म में लिया, इनएक्टिव फॉर्म में लिया, और उसको ही आपकी बॉडी में वैक्सीन्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा दिया। ऐसा क्यों कराया, क्योंकि जब आपका वीकेंड फॉर्म में पैथोजन होगा, ये जो पैथोजन है ये बॉडी पे अटैक करेगा। जैसे ही एंटर करेगा तो ये बॉडी के लिए क्या होगा, फॉरेन सब्सटेंस है। आपकी बॉडी को पता चल गया ना कि कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर हुआ है, तो आपकी बॉडी क्या करना शुरू करेगी, रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। बॉडी क्या दे रही है, रिस्पॉन्स दे रही है इस फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट। तो रिस्पॉन्स में वो क्या देगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था। जैसे ही आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी इसके लिए, ये आपका क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहली बार जब उससे अटैक करवाया, पर अटैक हमने खुद करवाया वीकेंड पैथोजन का इस्तेमाल करके। फिर सेकेंड टाइम में जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, या एक्चुअल में जो आपका पैथोजन है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में अगर पैथोजन एंटर कर रहा है बॉडी के, तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हैं, तो ये क्या करेंगी, डायरेक्टली फाइट करेंगी, लड़ने का काम करेंगी, ना कि एंटीबॉडीज बनाने में टाइम वेस्ट करेंगी। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली अगर फाइट करने लगेगी तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, ठीक है, तो इसका नंबर तब तक नहीं बढ़ेगा। ये फाइट कर रही है, ये साथ के साथ इसको खत्म करती जा रही है। सपोज करो कि अगर आपकी अभी एंटीबॉडीज बनानी थी, तो इतने तक तो वायरस का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता, ठीक है, तो आप वायरस का नंबर इंक्रीज हो जाता, उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती, दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती तब तक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स देकर पैथोजन जो है वो फाइट कर रहा है, आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी है, वो फाइट कर रही है, पैथोजन फाइट कर रहा है, और एंटीबॉडीज जो है वो जीत जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है, आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंट्रोडक्शन करा रहे हो किसका, वीकेंड पैथोजन का या इनएक्टिवेटेड पैथोजन का, ठीक है, या फिर प्रोटीन का, किसमें, बॉडी के अंदर, पर्सन की बॉडी के अंदर, ताकि उसको क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके अगेंस्ट अ डिसीज। सो वैक्सीनेशन, it is the process in which introduction of inactivated pathogen occurs in person's body to provide protection against a disease। किसी भी डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको आप क्या बोल रहे हो, वैक्सीनेशन बोल रहे हो। वैक्सीनेशन के बाद हमारे पास क्या आता है,
इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? आपका एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज है वो आपकी फॉर्म हो रही है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? ये जो वैक्सीन अभी आपने लगाई है, अगेंस्ट वैक्सीन। ठीक है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस होना किसी भी वैक्सीन के अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो शो कर रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और उसके पास क्या डेवलप्ड हो जाएगी? एबिलिटी डेवलप्ड हो जाएगी ताकि वो जो पैथोजन है उसके जो भी एक्शन है, उसका जो मोड है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो पैथोजन को वो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा उसके एक्शन को, जो वो वैक्सीन लगी है उसकी वजह से। ठीक है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों ही आपकी एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है? मेमोरी। मेमोरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने आपको अभी कल की क्लास में भी ये बताया था कि आपके कुछ सेल्स होते हैं जो वायरस की फोटो लेकर रख लेंगे। ठीक है, कोई वायरस फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ है और जब वो सेकंड टाइम आएगा तो उसकी फोटो पहले से उन्होंने ले रखी है। उनको पता चल जाएगा कि वही सेम वायरस एनकाउंटर हुआ है और उसके लिए पहले से एंटीबॉडीज प्रिपेयर है और वो उसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देंगी। तो दोनों ही किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि यहाँ पर वो सेल्स जो है वो मेमोरी बनाकर रखते हैं। और कौन से सेल्स हमें हेल्प कर रहे हैं मेमोरीज बनाने के लिए? बी सेल्स और टी सेल्स। अब आप कहोगे कि बी सेल और टी सेल तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते थे, बट एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर हमारे पास बी सेल और टी सेल्स जो है वो उनकी टाइप्स होती है। तो इसमें ये बी मेमोरी सेल्स है और टी मेमोरी सेल्स है, जो कि मेमोरी रखने में हेल्प कर रही हैं, जो आपका पैथोजन था उसकी मेमोरी रखने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वैक्सीन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको आप पढ़ चुके हो, बायोटेक्नोलॉजी हमने चैप्टर पढ़ा है। इनको जब हम बनाते हैं लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना होता है। अब जैसे कोविड की मेडिसिन है, बहुत सारे लोगों को लग रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी तो नहीं बनाई होगी ना, बहुत सारी बना रहे हैं और लार्ज स्केल पे उसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए एक टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीन्स को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलर्जी। एलर्जी क्या है? बेसिकली ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है जो कि आपका इम्यून सिस्टम शो कर रहा है अगेंस्ट एनी पैथोजन, एलर्जन। ठीक है, क्या है ये? इट इज अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो शो कर रहा है इसको। ठीक है, अगेंस्ट आपके सर्टेन एंटीजेंस और पैथोजेंस। ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है ये शो किया जाता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। अब यहां पर एक टर्म, एक वर्ड यूज किया मैंने, एलर्जेंस। एलर्जेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करेंगे, एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस। उनको आप क्या बोल रहे हो? एलर्जेंस बोल रहे हो। तो एलर्जेंस क्या कर रहे हैं? एलर्जी कॉज करने का काम कर रहे हैं। और एलर्जेंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, हमने पहले भी बात करी है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजन। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जो आपके पैथोजेंस हैं वो भी हो सकते हैं जो कि आपको एलर्जी कॉज करा रहे हैं। एंड इवन मेडिसिन्स,
कुछ लोगों को पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो अफेक्ट करती है और एलर्जी कॉज करती है। वो जो ड्रग होता है वो उनके लिए एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जिसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है और एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज की बात करें तो कल हमने पढ़ा है कि IgE एंटीबॉडीज जो है वो यूज होती है फॉर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस जब होंगी तो उस टाइम पे आपकी कौन सी एंटीबॉडी है, IgE नाम की एंटीबॉडी जो है वो यूज होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं। कॉज क्या है इसका बेसिकली, तो कॉज में आपके कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है। कौन कौन से, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि आपके मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है इनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो हो जाते हैं। क्लियर, इनको कंट्रोल करने के लिए आपके जो IgE एंटीबॉडीज है वो हेल्प कर देती है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें अगर हम, तो सिम्टम्स में हमें पता है किसी को भी एलर्जी है तो स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, वाटरी आईज, ठीक है, नोजिया, ये सारे सिम्टम्स जो है उनको देखने को मिल सकते हैं। स्नीजिंग, कफिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, तो ये सारे सिम्टम्स हमें एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर, तो इसके लिए क्या करते होते हैं, कुछ ड्रग्स आते हैं, क्योंकि हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से हो रहा है तो उनके ऑपोजिट एंटीहिस्टामिन्स या एंटी सेरोटोनिन, ठीक है, वो ड्रग्स जो है वो यूज किए जाते हैं, यानी कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो है वो यहां पर आप यूज करते हो टू रिड्यूस दीज सिम्टम्स। जो एलर्जिक के सिम्टम्स हैं हमारे, उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो नाम से समझ आ रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ। तो समटाइम्स क्या होता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल्स को ही क्या करने लग जाती है, अटैक करने लग जाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल्स को ही अटैक करने लग जाती है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है नॉन सेल्फ और सेल्फ सेल्स के बीच में, तो वो सेल्फ सेल्स को ही हार्म करने लग जाती है। उसके रिस्पॉन्स में वो क्या शो करती है, इनको किल करेंगी और अपनी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा देगी, डैमेज कर देंगी। उसको हम क्या कहते हैं, एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि आपका इम्यून सिस्टम शो कर रहा है बाय डैमेजिंग इट्स ओन सेल्फ सेल्स। ठीक है, उस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी में डैमेज हो रहा है आपके खुद की बॉडी के सेल्स या आपका खुद का इम्यून सिस्टम। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, ये एग्जाम्पल आपने सुना होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो आपके बहुत सारे जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स वाले एरिया है वहां वो जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून सिस्टम का। उसमें खुद के सेल्स जो है सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। एड्स, एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर जो है वो आपका, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोलते हैं, STD भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, सेक्सुअल कांटेक्ट से तो हो ही रहा है क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट में बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है। इसके अलावा आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी STD जो है वो होते हैं। ठीक है, STD डिसीज जो है वो होंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से आपका एड्स जो है वो फैल सकता है। अब ये हो किसकी वजह से रहा है, एक कॉजेटिव एजेंट है हमारा जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जिसकी वजह से ये जो डिसीज है एड्स वो कॉज हो रहा है। HIV वायरस जो है उसको हम और क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। क्योंकि ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो वायरस है ना ये सब कुछ उल्टा करेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डोग्मा, DNA से RNA बनता है, कौन सा RNA, mRNA। ठीक है, और mRNA से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। ये हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, बट ये क्या करता है एक्चुअल में, RNA होता है इसके पास, और RNA से क्या बनाएगा, पहले DNA, एंड ये प्रोसेस फिर अकर होगा। RNA से DNA बन रहा है, एक एंजाइम लगता है यहां पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये एंजाइम लगेगा और प्रोसेस क्या होता है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो रिवर्स आ गया ना, दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये सब कुछ उल्टा कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया और हमने रेट्रो वायरस बोल दिया। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लग रहा है और प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA बन रहा है एंड देन उसके बाद ये प्रोसेस होगा, प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होगा। अब इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है, RNA होता है, DNA नहीं है। ठीक है, और कैसा RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है उसके 2 फ्रेगमेंट्स होंगे, 2 फ्रेगमेंट्स में होगा ये। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सपोज ये आपका क्या है, RNA। ठीक है, ये RNA है, और RNA पे क्या है, एक एंजाइम प्रेजेंट है इनके सरफेस पे। एंजाइम इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके बाद ये कवर होते हैं आपके एक कोटिंग से, कौन सी कोटिंग है, प्रोटीन की। फिर से एक और प्रोटीन की कोटिंग आती है, देन इसके बाद 2 कोटिंग्स हो रहे हैं। वो कोटिंग्स कौन सी है हमारी, ये लिपिड की कोटिंग, एक और हमारे लिपिड की कोटिंग। तो यहां पर ये जो कोटिंग है ये किसकी है, लिपिड की। सो ये 2 लेयर क्या है आपकी, लिपिड बाइलेयर। ये जो ब्लैक से बनाई है हमने दोनों लेयर, ये क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन्स की लेयर है, प्रोटीन कोट या प्रोटीन की कवरिंग। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है इसके स्ट्रक्चर पे यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये ऑल ओवर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये ऑल ओवर यहां पर प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और किसमें, 2 फ्रेगमेंट्स में, 2 फ्रेगमेंट्स हैं इसके, 2 टुकड़े। और यहां पर एंजाइम पड़ा है आपका, एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो ये कोटिंग है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो RNA का मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये आपकी बॉडी में किसी सेल के साथ, जो सेल है आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम, जो सेल्स होते हैं बॉडी में, मैक्रोफाजेस सेल्स, मैक्रोफाजेस के बारे में हमने पढ़ा है। मैक्रोफाजेस सेल्स जो होते हैं उन मैक्रोफाज के साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म आप सबने सुना है, जैसे एक लॉक है और उसकी कोई की है, चाबी है। ठीक है, तो ये HIV वायरस का ये एक लॉक लगा हुआ है इसकी लेयर के अराउंड, और मैक्रोफाज क्या उनकी की है। ठीक है, तो ये इसके साथ बाइंड करेंगे, इसकी की इसमें फिट हो गई, ये लॉक ओपन हो जाएगा। ये लॉक ओपन हो गया, ये सारी लेयर्स खत्म। ठीक है, टूट गई, और ये RNA बाहर आकर किस में एंटर कर जाएगा, मैक्रोफाज में एंटर कर जाएगा। इस तरह से मैक्रोफाजेस में ये एंट्री लेते हैं। अब हमारे पास हमने डायग्राम समझ लिया HIV का स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब इसका प्रोसेस समझते हैं किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है। NCERT में एक डायग्राम दिया हुआ है, वो हम बाद में समझेंगे। मैं सिर्फ जनरल वे में एक आपको जो रिटन में है वो समझा रही हूँ कि कैसे वो अफेक्ट कर रहा है। सो सबसे पहले क्या होगा, आपने देख लिया HIV वायरस जो है वो किसको इन्फेक्ट करेगा, मैक्रोफाजेस को। ठीक है,
मैक्रोफाजेस के पास इसके लिए ये इस तरह का, सपोज ये मैक्रोफाजेस पे रिसेप्टर था और ये वायरस का, तो ये इसमें क्या हो गया, फिट हो गया। अब इनका लॉक खुल गया, जैसे हमने कहा था लॉक एंड की है, तो इसका लॉक ओपन हो गया। जो आपकी वॉल्स है, जो भी प्रोटीन की कोटिंग थी या आपकी लिपिड की कोटिंग है, ये क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, इनके ब्रेक होने की वजह से जो आरएनए फ्रेगमेंट्स है, या डायरेक्टली कह लेते हैं आरएनए जीनोम, जीनोम में अब आपके पास आरएनए के फ्रेगमेंट भी होंगे प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी आएगा। ठीक है, तो ये जो आरएनए जीनोम है किसके अंदर एंटर कर गया, मैक्रोफाज के अंदर, ये एंटर कर गया मैक्रोफाज के अंदर आपका आरएनए जीनोम। अब ये क्या करेगा, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन खुद करके डीएनए फॉर्म कर देगा। कौन सा, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए की फॉर्मेशन होगी, ये मैक्रोफाज का डीएनए नहीं है, वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए की फॉर्मेशन होगी। अब होस्ट के पास भी डीएनए है, इस होस्ट डीएनए को यूज करके ये जब ये रेप्लिकेट करेगा तो आपका वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, यानी कि इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों प्रोसेस होंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से मिलेगा क्या, प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया, इनकी कोटिंग दोबारा से बन जाएगी और डीएनए आरएनए तो था ही। ठीक है, यानी कि नया एचआईवी जो है वो प्रोड्यूस हो गया। अब जो न्यू प्रोजनीज प्रोड्यूस हुई हैं, वो प्रोजनी इनको किल कर देती है, ये जो मैक्रोफाजेस है उनको किल कर देंगी और अदर मैक्रोफाजेस को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगी। सिमिलरली ये एक तो मैक्रोफाजेस पे अटैक कर रहे हैं, दूसरा यही एचआईवी वायरस हेल्पर टी सेल्स पे भी अटैक करेगा। ठीक है, किस पे अटैक कर रहा है, हेल्पर टी सेल पे। प्रोसेस क्या रहेगा आपका, सिमिलर रहेगा। इसके भी रिसेप्टर इसके जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म शो करेंगे और आपका लॉक ओपन हो गया तो आपका लिपिड और प्रोटीन की जो वॉल है वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। इनके ब्रेक होने से जो वायरल जो जीनोम है, आरएनए जीनोम है, वो हेल्पर टी सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ये इसके अंदर एंटर कर गया। अब इसके पास भी अपना डीएनए था। ठीक है, इस डीएनए के साथ ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन शो करेगा, वही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेंट्रल डोग्मा शो करेगा। नई प्रोजनी प्रोड्यूस करेगा, नई प्रोजनी प्रोड्यूस करके जो हेल्पर टी सेल है उसको किल करेगा एंड न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब हेल्पर टी सेल अगर किल हो गए, यहां पर अगर आपके हेल्पर टी सेल मर गए, तो हेल्पर टी सेल का काम क्या था, एंटीबॉडीज बनाने के लिए हेल्प करना, हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे थे हेल्पर टी सेल। अब ये हेल्पर टी सेल ही अगर खत्म हो रहे हैं या इन्फेक्ट हो रहे हैं तो ये बी सेल्स को एक्टिवेट ही नहीं करेंगे। बी सेल्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपकी एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होंगी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, फाइट नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या कहा, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, आईडी। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाला डिसीज है। किसकी वजह से हो रहा है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है। तो इसके साथ एड्स जो है वो हमारा इस तरह से फैलता है और उसका ये मैकेनिज्म हो गया। अब एड्स में हमने मैकेनिज्म तो उसका स्टडी कर लिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपका क्या है, यहां पर किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, शेयरिंग निडल्स,
जो डॉक्टर वगैरह नीडल शेयर करते हैं, जिससे अगर ब्लड जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर करना है तो ब्लड लिया, सपोज उसका HIV टेस्ट नहीं किया, उसको HIV था और उसी सिरिंज से किसी और में ब्लड इंट्रोड्यूस करा दिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया ना, कुछ ड्रॉपलेट्स तो लगी हुई रह जाती हैं जिसकी वजह से HIV जो है वो नॉर्मल पर्सन में भी फैल जाएगा। तो नीडल्स को शेयर करने की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से और मदर से फीटस में, किसके थ्रू? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होगा, क्योंकि वहां पर भी आपका क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, तो ट्रांसमिशन के थ्रू जो है ये फैल जाएगा। ठीक है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिंपली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपने यूज किया है, ठीक है, जैसे निडल कह रही हूं, जो शेविंग ब्लेड्स आते हैं उसका यूज कर रहे हैं, फादर को HIV था, फिर सन ने वही शेविंग ब्लेड यूज कर लिया और बाय चांस फादर को कट लगा था, ठीक है, तो कट लगने से वो ब्लेड वॉश किए बिना उसने यूज कर लिया और उसको भी कट लग गया, तो ब्लड का एक्सचेंज हो गया, थोड़ा बहुत तो टच हुआ जिसकी वजह से एक्सचेंज हुआ और आपका ये जो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, HIV जो है वो फैल गया। तो ये 4 मेथड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने ये 4 समझे, ये भी समझ लेते हैं कि HIV किसकी वजह से स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो बाय हगिंग, टचिंग, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम HIV पेशेंट को टच कर रहे हैं तो उससे भी HIV या एड्स जो है वो आपका ट्रांसमिट होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, हगिंग से, किसिंग से, ऐसा कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता है, HIV ट्रांसमिट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बॉडी एक्सचेंज से ही ट्रांसमिट होगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो रहा है और उन लोगों को वो क्या कर देते हैं, सोसाइटी से निकालना शुरू कर देते हैं या फैमिली से अलग कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये 4 मेथड है, या बॉडी फ्लूइड से वो एक्सचेंज होगा तो ही HIV जो है वो ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा हाई रिस्क, किसको सबसे ज्यादा रिस्क हो सकता है? अगर कोई पर्सन है जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के थ्रू अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, किसी को भी HIV एड्स हो सकता है तो उसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा ड्रग एडिक्ट्स में क्या है? ड्रग एडिक्ट्स में जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो नीडल्स शेयर करते हैं, ठीक है, नीडल्स अगर शेयर करेंगे तो सेम नीडल्स जो है वो शेयर करते हैं वो, तो अगर किसी को एक को है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसलिए ड्रग एडिक्ट्स वालों को हाई रिस्क रहता है। तीसरा जो रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, बार बार उनको क्या करवाना है? ब्लड चेंज करवाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या ब्लड ले रहे हैं, तो दोनों में ही आपका क्या हो सकता है? जो रिस्क है वो ज्यादा हो सकता है इनके केस में। और दूसरा जो चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे फ्रॉम HIV मदर, HIV मदर से अगर कोई चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड है तो उनके केस में ये हो सकता है। डायग्नोज कैसे करते हैं? एक टेक्निक हमने पढ़ी है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से, जिसके थ्रू आप HIV को क्या कर सकते हो? डिटेक्ट कर सकते हो। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिस टाइम सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, जब आपको डिसीज हुआ और जब तक सिम्टम्स आ रहे हैं उसको आप क्या बोल रहे हो? इंक्यूबेशन पीरियड। द गैप बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो किसी का इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स का भी हो सकता है, किसी का मंथ का भी हो सकता है और किसी का ईयर्स का भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स पता नहीं कब तक आएंगे किसी को, ठीक है। तो इन्फेक्शन क्या पता कब हुआ, बहुत पहले हो गया और सिम्टम्स साल बाद आए, तो वो सारा पीरियड जो था इन्फेक्शन होने से सिम्टम के अपीयरेंस होने तक का, उसको कंप्लीट को आप क्या बोलते हो? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो। ट्रीटमेंट में आप एंटी
वायरल ड्रग्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इनका यूज करके उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ये सिर्फ जो HIV एड्स के पर्सन होते हैं उनकी लाइफ को ज्यादा बढ़ाते हैं, इलोंगेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ना कि वो डिसीज को खत्म करते हैं। तो डिसीज खत्म नहीं होगा, सिर्फ लाइफ में जो टाइम पीरियड आपके जीने का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दैट्स इट।